ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जिसमें उसामा बिन लादेन को यूएस ने अटैक किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन इज स्टेइंग इन पाकिस्तान? यूएस के 10,000 इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स दे कुड नॉट मेक आउट कि वो कहाँ रह कहाँ रहा पे है। रह रहा है? ये बात हजम करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। अभी अमेरिका क्या करता है, जब वो लड़ाई करता है तो एक्चुअली इट्स अ बिग बिजनेस फॉर देम, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वो डिस्प्ले करते हैं, इट इज लाइक डेमोन्स्ट्रेशन। बाकी कंट्री दिखता है क्या एयरक्राफ्ट है, क्या मिसाइल है, बड़ी एक्यूरेट है, खरीदते हैं फिर वो। इंडियन ओशन रीजन में हमारी बड़ी अच्छी धाक है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में जो भी नेवीज हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेवी हमारी है। तो अमेरिका जो जब युद्ध करता है तो ऐसे वीक कंट्री से करता है जहाँ की कोई अपोजिशन नहीं है। ये जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, इनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसी होती है कि एक आम इंसान को एक डेडली सोल्जर बना देती है? ट्रेनिंग में आपको इतना जोर दिया जाता है तो सीनियर्स काफ़ी तंग करते हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। एंड उसके बाद आप दोबारा अपने स्क्वाड्रन जाते हैं और स्क्वाड्रन के बाद आपको 10 बजे सो जाना, 10 बजे लाइट्स लाइट्स आउट हो आउट। जाते हैं उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 10 बजे के बाद रात को रात 10 को। बजे का ट्रेनिंग शुरू होती है। हेलो एंड वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट के थ्रू मेरा ये एम है कि मैं आपको आपकी बेस्ट लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकूं। आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ऐसे टूल्स, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, लाइफस्टाइल पैटर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें हम दे पाएँ, कुछ ऐसे इंसाइट्स दे पाएँ जहाँ से आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर पाएँ। इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी द जर्नी विद इन कर पाएँ, खुद के अंतर मन की तरफ, इनर वर्ल्ड की तरफ, इनर सेल्फ की तरफ लौटने का एक रास्ता है जो उसे समझें। क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में अपने विचारों को, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। और इस प्रोसेसिंग को जब हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो हम अपनी लाइफ के प्रेजेंट की बहुत गहरी समझ पैदा कर पाते हैं। और जब हम अपने आज को बखूबी जानते हैं तो कल हमें जहाँ जाना है, जो ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है, उसके लिए जाने का एक रास्ता, एक रूट डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने द जर्नी विद इन करने की कोशिश करी है थ्रू द लेंस ऑफ सुपर ह्यूमन। आज हमारे साथ है नेवी वेटरन, एक्स मरीन कमांडो। इन्होंने नेवल वॉरशिप्स को कमांड किया है, उन्हें लीड किया है और साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल ऑपरेशंस और मिशंस का भी पार्ट रहे हैं। प्लीज़ वेलकम कॉमोडोर विजय रावत सर ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शुभा जी, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मुझे आशा है कि हमारा डिस्कशन और इंटरेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और जो आपके दर्शकगण हैं उन्हें शायद कुछ सीख भी मिले और कुछ मज़ा भी आए। सर, सबसे पहले तो ना बहुत कुछ है पूछने के लिए और हम फियर के बारे में, करेज के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बट यू एज़ अ पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं आपके साथ लगभग अब 2 घंटे बिता चुकी हूँ, हमने काफ़ी बात ऑफ कैमरा भी की है। यू एज़ अ पर्सनैलिटी आर सच अ हम्बल एंड इंटरेस्टिंग मैन। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, यू आर 60 ईयर्स ओल्ड नाउ, दैट यू वेरी प्राउडली अनाउंस एंड यू शुड। तो सर, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपने बिल्कुल स्लो डाउन नहीं की। आप मंडे टू सैटरडे काम करते हो, सुबह 10 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आप एक वर्क प्लेस पे जाते हो, वहाँ काम करते हो। संडेज़ को आप पॉडकास्ट करते हो या अपने कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स को करते हो। इतनी एक्टिव लाइफ जीने के पीछे मोटिवेशन क्या है? सी मोटिवेशन क्या है कि अगर आपको जीना है तो सही तरीके से जीना चाहिए। जो एक मनुष्य है वो किसी ने कहीं लिखा नहीं है कि मनुष्य को सिर्फ 50-60 साल तक काम करना है। और हम पहाड़ के हैं, मैं गढ़वाल का हूँ, आप भी उसी मैं एरिया के कुमाऊँ से हैं, हूँ, कुमाऊँ से हमारा हैं एक आप। कनेक्शन है तो उत्तराखंड वाला। हमारे वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप 60 साल के हो, 70 साल के हो। कभी कोई किसी किसान से पूछता है कि भाई 70 साल के हो गए, अभी आप रेस्ट करो, अभी आप खेत में मत जाओ, ऐसा नहीं होता है। सो जो मनुष्य है, मनुष्य प्रजाति जो है वो पैदा हुई है काम करने के लिए और काम करती रही जब तक उनके पास दम है, इच्छा है और आशा है। तो मैं 50 ईयर्स की उम्र में नेवी से रिटायर हुआ एंड अभी मैं 60 साल का यंग आदमी हूँ और मुझ में काफ़ी जोश है। और मुझे ये लगता है कि मैं कई सालों तक अभी अपने आप में एक्टिव ईयर्स देख रहे हो। एक्टिव देखने को मिलेंगे मुझे। और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक स्टार्टअप है और आपको पता ही है स्टार्टअप में लाइफ इतनी आसान होती नहीं है। 10-12 घंटे का काम रोज़ करता हूँ मैं, मंडे टू सैटरडे।
मंडे टू फ्राइडे एक्चुअली, एंड सैटरडे को भी कभी कभी कुछ काम आ जाता है, और बड़ा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो ड्रोन्स बनाती है आर्म फोर्सेस के लिए। तो मुझे अब चूंकि मैं आर्म फोर्सेस से बाहर हो गया हूँ, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी मैं जुड़ा हुआ हूँ किसी तरह से। तो देर इज़ समथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी है, जिसमें पहले हमने काम किया था, अभी भी इनडायरेक्टली उस सिक्योरिटी में हम काम कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए इतने पैशनेट होते हैं, तो सारी कायनात मिलके आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढती है कि बिल्कुल, आप उस यूनिक अपॉर्च्युनिटी में सही जगह पे, सही वक़्त पे हों बिल्कुल। और आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिले। सो टू टू गेट एन अपॉर्च्युनिटी लाइक दिस, जहाँ पे आपका एक यूनिक टैलेंट, यूनिक स्किल सेट जो आपने 35 इयर्स नेवी में सर्व करके जो नॉलेज ली, जो कमाया, जो एक्सपीरियंसेस लिए, उनको भी आप किसी तरह से अपने इस सेकंड इनिंग्स कहें या फिर जो भी कहें, से इसमें आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो। सर, आपसे बात करके मुझे इतना इतना इंस्पायर्ड फ़ील हो रहा है, और ये उत्तराखंड कनेक्शन जो हमारा है जो कि उत्तराखंड से बहुत सारे ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी एज जल्दी पता नहीं चलती है, तो आपने तो बहुत अच्छे से उसको प्राउडली यू आर कैरिंग दैट फॉरवर्ड। एंड लाइक आई थिंक ऑफ माय ग्रैंडमदर, शी इज़ 90 इयर्स ओल्ड, 89 90 इयर्स ओल्ड, और आपने कहा कि किसान तो खुद ही उस उम्र तक भी काम करते हैं, तो वो अभी भी खेतों में जाती हैं, काम करती हैं, जो उगाती हैं वही खाती हैं। तो जो आप ये बात कह रहे हो कि 60s इज़ नॉट एन एज फॉर रिटायरमेंट, कोई एज ही नहीं है। तो आई फील देयर इज़ सो मच ट्रुथ टू इट। अगर आप जेन्युइनली जिस काम में इंटरेस्टेड फ़ील करते हो, जिससे आप कनेक्टेड फ़ील करते हो, देन आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर। बिल्कुल, जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ, थोड़ी मेडिकल इश्यू हो जाती हैं, और खैर अब बॉडी में जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो तो खैर इट टेक्स अ हिट बिकॉज़ यू आर 60 और यू विल टर्न 70। बट उसके सिवा, लेकिन बट क्या है कि जो एस्पिरेशन है, जो द स्पिरिट ऑफ द बॉडी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो व्हेन यू से एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो स्पिरिट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। सर, जब एक्टिव लाइफ जीने की, काम करने की बात करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल कैपेसिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल रिगर। या आपकी मानसिकता, माइंडसेट कैसा है अपने काम को लेके। और इस जो माइंडसेट की ट्रेनिंग है आपकी, तो खैर बहुत टाइट ट्रेनिंग हुई है। नेवी में आपने 35 ईयर्स सर्व किया, उससे पहले ट्रेनिंग भी की है। तो ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, इनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसी होती है कि एक आम इंसान को, एक नॉर्मल सिविलियन को एक डेडली सोल्जर बना देती है? एक्चुअली बड़ा कठिन सवाल है ये, बिकॉज़ जो मनुष्य जो पैदा हुआ है, वो लड़ाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, किसी और को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो उसके लिए उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना ज़रूरी है, और उसके लिए आर्म फोर्सेस में कई तरह के ट्रेनिंग के तरीके हैं, जिससे कि माइंडसेट चेंज हो। माइंडसेट की क्या है कि बेसिकली आदमी की बिलीव्स और उसकी एटीट्यूड्स क्या हैं लाइफ में, एंड वो बिलीव्स और एटीट्यूड शेप करती हैं उसके इकोसिस्टम जहाँ पे पैदा हुआ है, उसका परिवार कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, किस स्कूल में वो पैदा हुआ है, किस स्कूल में वो पढ़ा है, और उनके टीचर्स ने क्या सिखाया उनको, और ये सब चीज़ें हैं, और आपके घर की माली हालत क्या थी, एंड ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आदमी का माइंडसेट पैदा होता है और तैयार होता है। फ़ौज में एक ही माइंडसेट की ज़रूरत है, और वो ये है कि आप कोई भी काम करने को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, आप देश की सेवा करेंगे, चाहे उसके लिए आपको बलिदान भी देना पड़े, आप देश की सेवा करेंगे। तो ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, वहाँ पे एक चैटवुड हॉल है, उसमें चैटवुड कोड है, वो थोड़ा अंग्रेजी में है। फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड, वो जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी, तो उन्होंने 1932 में एक लेक्चर में कहा था कि द ऑनर, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी of your country comes first, always and every time. The welfare and comfort of the men you command comes next. Your own comfort and your welfare and your security comes last, always and every time. तो अगर आप इसको ध्यान से सोचें, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना पूरा जो अपना पूरा जीवन जो है, जो आप आर्म फोर्स में बिताएंगे, उसको देश के लिए नौछावर करने की आपने कसम खा रखी है। तो ये है। अभी डिफ़रेंस क्या है कि सिविल में क्या होता है कि आप अपना टाइम एक अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, और उस टाइम के आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन फ़ौज में क्या है, अपना टाइम ही नहीं देते हैं आप अपना जीवन देते हैं। एंड जब आप फ़ौज जॉइन करते हैं, तो आपका जीवन आपके पास ज़रूर है, बट एक्चुअली इट हैज़ बीन गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जब चाहे, जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट है, और ये माइंडसेट को अगर आपको किसी में अमल में करना है, तो एक तो फेयर फैक्टर जो होता है उसको निकालना है, और जो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, उसको भी रीशेप करना पड़ता है।
इट इज़ नॉट सबवर्टिंग द माइंड, बट इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू चेंज योर माइंड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई जिस काम के लिए आप इस फौज में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें इतनी इतनी बाधाएं हैं, इतनी डिफिकल्टी हैं, और उसको करना है। एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में आपको इतना जोर दिया जाता है, जो सिनेरियोज आप वॉरफेयर में एक्चुअली कन्फ्रंट करेंगे, जो आपको लगेगा कि भाई एनिमी कैसा बिहेव करेगा और आपको कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, वो सब आपको एक बड़े पैकेज में ड्यूरिंग ट्रेनिंग फौज में दी जाती हैं, उसकी सिखलाई हो जाती है। तो बेसिक ट्रेनिंग में अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो क्रेडल ऑफ लीडरशिप है, वहाँ पे ऑफिसर्स जो मेन को लीड करेंगे उसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो वहाँ पे भी इतना उस उम्र के बच्चों के लिए इतना डिफ़िकल्टी पैदा होती है, बोथ फिज़िकल डिफ़िकल्टी एंड मेंटल डिफ़िकल्टी, उससे मेंटल रेसिलियंस पैदा होती है। एंड एक जो सबसे बड़ा काम उसमें ये होता है कि विल टू डू एंड बैश ऑन रिगार्डलेस, ये सिखलाई होती है। ये आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक मॉडल है जिसमें आप ये सब चीज़ें सीखते हो। सर, जैसा आपने कहा कि जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, जो हमें घर पे सिखाया जाता है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स हमें सॉफ्ट नेचर वाला बनाना चाहते हैं। हमें डेली हैबिट्स में, डेली प्रैक्टिसेस में ऐसी चीज़ें, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना, ऐसे हैबिट्स का यूज़ करना जहाँ से हम थोड़े सॉफ्ट रहें। या वर्सेस जब वही बच्चा 18-20 ईयर ओल्ड होता है और अपने आप को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पाता है, तो कंप्लीटली ऑपोजिट माहौल हो जाता है ना? जहाँ पे आपको अपने घर पे एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट था, ना सुनने की आदत नहीं थी, और आप किसी ट्रेनिंग माइंडसेट के स्ट्रक्चर में नहीं थे, बट नाउ योर एनवायरनमेंट हैज़ कंप्लीटली चेंज। तो फिर वो इतने यंग बच्चे कोप कैसे कर पाते हैं इसके साथ? एक्चुअली कर लेते हैं इसका, बिकॉज़ क्या है कि ह्यूमन माइंड जो होता है ना, उसके बारे में अपना पोटेंशियल नापना बड़ा डिफ़िकल्ट है, और आप खुद नहीं कर सकते उसको, किसी मतलब और मैं को। पूछूँ, इनिशियल डेज़ में क्या बहुत प्रॉब्लम हुई थी आपको पर्सनली, या आपने अपने आस-पास अपने कोलीग्स को बिल्कुल देखा? प्रॉब्लम, बिकॉज़ क्या है कि 18 ईयर्स में मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी जॉइन की। शाम को हम लोग आते थे घर में स्पोर्ट्स के बाद, और नहा धो के पूजा करके पढ़ाई में बैठ जाते थे अपना पजामा कुर्ता पहन के, और उसके बाद 12-1-2 बजे तक पढ़ाई करते थे। और रूटीन हमारी थी, सिर्फ स्कूल वाज़ अ डिसिप्लिन रूटीन, उसके बाद घर में रूटीन डिसिप्लिन नहीं होती थी। डिपेंड्स अपॉन जैसे पेरेंट्स चाहते थे, जैसे आप चाहते थे, तो लिबर्टी होती थी। लेकिन फ़ौज में ऐसा नहीं है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपके तय होते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे आपका दिन शुरू होता है 5 बजे सुबह। मीन्स 5 बजे सबको उठना पड़ता है, उसका अपना अपना वो मॉर्निंग वो सब का रूटीन्स करने के बाद 6 ओ क्लॉक प्रेयर होती है। उसके बाद आप सीधे जाके ड्रिल ड्रिल यानी कि वो परेड एंड ऑल, 1 घंटे का वो होता है। उसके बाद 1 घंटे की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, लाइक कैलिस्थेनिक्स होती है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने आते हो। उसके बाद फिर आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। क्लासेस में एकेडमिक क्लासेस, बिकॉज नेशनल अकेडमी में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। आजकल तो नेवल कैडेट्स को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है, तो 3 साल यहाँ करते हैं, 1 साल वो नेवल अकेडमी में करते हैं। तो वो होता है। उसके बाद शाम को फिर गेम्स पीरियड होते हैं। देन कभी कभी क्या होता है कि आपको रेमेडियल्स करने पड़ते हैं। अगर आप पढ़ाई में वीक हैं, आप फिजिकल फिटनेस में वीक हैं, वो करना पड़ता है। फिर शाम को स्पोर्ट्स कंपलसरी है। उसके बाद आप नहा धो के शाम को यूनिफॉर्म पहन के 6 बजे आपको बैठना पड़ता है पढ़ाई के लिए। 6 से साढ़े 8 बजे तक पढ़ाई करते हो। उसके बाद आपको मेस जाना पड़ता है। वहाँ मेस में खाना, उसका भी तौर तरीका है। ऐसा नहीं कि मेस में आके बैठ के खाना खा लिया। बिल्कुल डिसिप्लिन के तौर पे जाना है। आपके सीनियर्स की निगरानी में आप डिनर करते हैं। और मैं जब सीनियर्स की निगरानी कह रहा हूँ, तो सीनियर्स काफ़ी तंग करते हैं। और तंग जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। एंड उसके बाद आप दोबारा अपने स्क्वाड्रन जाते हैं, और स्क्वाड्रन के बाद आपको 10 बजे सो जाना, 10 बजे लाइट्स आउट लाइट्स हो आउट हो जाता है। जाते हैं उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 10 बजे के बाद रात को रात 10 को, बजे का ट्रेनिंग शुरू होती है। कि अब सर्वाइव कैसे अब करना है सर्वाइव इसे? कैसे करना है यहाँ पे? तो जब आप जूनियर होते हो, तो मैं अपनी बात कहता हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे के से लेकर सुबह कम से कम ढाई 3-4 बजे तक सीनियर्स आपकी देखभाल करते थे। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी तरह से देखभाल आपको करते कुछ थे। ऐसे किस्से याद हैं, कुछ ऐसा किया नहीं, हो लाइक आपके कई बार साथ? ऐसा होता था कि सी एक तो क्या होता है कि जब आप सेकंड हम सेकंड टर्म में जॉइन किए थे। फर्स्ट टर्म कहीं और होता था, क्योंकि लोग भाग जाते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट टर्म को कहीं और करो पुणे में, सेकंड टर्म को खड़गवासला में करो। खड़गवासला मतलब पुणे में ही है, बट देयर वाज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर बिटवीन बोथ एकेडमीज। तो वहाँ पे करते थे। तो सेकंड टर्म वाले जूनियर मोस्ट थे। तो जैसे कि आप 10 बजे लाइट्स आउट करके सोए हुए हैं, तो आपके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, वो थर्ड टर्मर्स, उनको बोला जाता था कि इनको जरा मेक देम टर्न देम फ्रॉम बॉयज टू मेन। तो उसके लिए आपको ये सब जो ट्रेनिंग एनडीए की है, वो सब ठीक-ठाक है, वो तो कॉलेज वाला कोई भी कर लेगा, कोई भी एथलीट कर लेगा। जो एक्चुअल ट्रेनिंग वो अभी स्टार्ट होगी। सो वो जो रगड़ा लगता था, वो एक्चुअली इलीगल है। लेकिन नाउ इन द हाइंडसाइट मैं भी सोचता हूँ कि यार वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था मेंटल रेसिलियंस बिल्डअप करने के लिए।
एंड द टफनेस और स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, अपने सीनियर्स की बात सुन के नकारना नहीं, और उसको हर समय हाँ करके जवाब देना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और और जो आपका सीनियर है वो भी ऑलमोस्ट आपकी एज का ही है, हाँ, समटाइम्स छोटा भी उम्र आपसे। में 6 महीने या छोटा होगा, 6 महीने सीनियर, वो भी ही। अच्छा, अदर थिंग इज़ दैट कि उसने भी ये यातनाएँ झेली हैं सेकंड टर्म में, तो ऐसा लगता था। उस समय तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आई मीन दैट्स हाउ इट इज़। एंड चौथी और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट द फियर ऑफ द अननोन गोज़ अवे। आपको ये सिखाया जाता है कि आपको हर समय चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी कभी भी आ सकती है और अपॉर्च्युनिटी कभी भी ले आपसे वापस ले जा सकती है। तो ये जो चीज़ें जो है ना, जो एकेडमी में वैसे नहीं सिखाई जाती, ये 10 बजे रात को 10 बजे के बाद अपने आप ही आदमी वो को कहते हैं ना, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ एनी द ऑफ द जॉब। जॉब ट्रेनिंग है। ये ऑफ द या जॉब ट्रेनिंग है। अब आप देख लीजिए कि मैं एक में अच्छा बॉक्सर था मैं, और स्पोर्ट्स में मैं था। तो मुझे बॉक्सिंग ट्रेनिंग में क्या करते थे, एक तो शाम को बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा था, 1-2 किलो कम करना था। तो रात को 10 बजे के बाद मुझे अपना जर्सी पहन के, वार्म क्लोथिंग पहन के, डांगरी पहन के और 5 किलो का पिट्ठू लेके और ड्रिल बूट पहन के मैं भागता था 5 किलोमीटर एक हिल में, उसका नाम था बॉक्सर्स हिल। और वो 200 मीटर 200 फीट की हाइट में था। और आप इधर से हॉन्चिंग करके ऊपर जाना, वहाँ हॉन्चिंग करके नीचे आना, कम से कम 1 डेढ़ घंटे, यानी कि रात को ये लगा लो कि 12 बज गए। उसके बाद भाग के आप 5 किलोमीटर वापस अपने अपने स्क्वाड्रन में आओ। और स्क्वाड्रन में फिर आपको आपके ऊपर कंबल लपेट के, और जो कुछ कैडेट्स थे जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर खड़े होके चलते थे आपके ऊपर, और फिर हॉकी से आपको मारते थे। दैट वाज ओनली कंडीशनिंग योर बॉडी सो दैट योर बॉडी वेट रिड्यूसेस। तो ये सब मैंने कम से कम 20-25 दिन किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दिस वाज़ नॉट पनिशमेंट, दिस वाज़ बाय गॉड वेट कम करना था। और जिस दिन वेइंग हुआ तो मेरा वज़न आधा किलो बढ़ चुका था, कम नहीं हुआ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वहाँ पे कुछ अजीबो-गरीब तरीके होते हैं किसी को किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए अजीबो-गरीब तरीके होते हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि एवरीवन गेट्स यूज्ड टू इट। एंड जब एनडीए में होते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। हर दिन इट अपीयर्स टू बी लाइक टॉर्चरस डे। क्या ऐसी फीलिंग ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड भी आती है कि डेफिनेटली, डेफिनेटली। सी, ईगो इज हर्ट। रादर ईगो तो पहले दिन आपका क्रश कर दिया जाता है। आपको ये पता नहीं लगता कि भाई मैं आदमी हूँ या भूत हूँ। ये आपको सीनियर्स बता देते हैं, क्योंकि जो एनडीए की जो रूटीन ट्रेनिंग है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ। वो एक्चुअली काफ़ी है, लेकिन वो ट्रेनिंग में आपको वो नहीं मिलेगा कि कारगिल की लड़ाई आप कैसे लड़ोगे। क्योंकि कारगिल की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको हाइट्स में सब ज़ीरो टेम्परेचर में 19,000 फीट की ऊंचाई में, अगर आपको एक बिल्कुल वर्टिकल क्लिफ को क्रॉस करके अगर आपको पाकिस्तानी को वहाँ पे, अपने एनिमी को वहाँ पे ढेर करना है, तो ये सब चीज़ें वो सिखलाई से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको चाहिए रेसिलियंस ऑफ माइंड, दी शेयर रोबस्टनेस ऑफ द बॉडी। ये सब तभी आता है रात को 10 बजे के बाद। सर, आपने कारगिल वॉर के बारे में बात की। जब कारगिल की बात करते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस का, एयरफोर्स का बहुत रोल दिखाते हैं, मूवीज़ भी बनी जिनमें दिखाया है। लेकिन नेवी ने किस तरह से कारगिल वॉर में एड किया, और कारगिल वॉर में नेवी का क्या रोल था? सो क्या है कि कारगिल वॉज बाई इटसेल्फ बड़ी यूनिक तरीके की वॉरफेयर थी। 2-3 कारण है इसके। पहला कारण तो ये है कि ये पहली मर्तबा ये पूरा जो वॉरफेयर हुआ था, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसका आंखों देखा हाल अपने घर में, अपने टीवी चैनल्स में देखा है। सो लोगों की जागरूकता बढ़ी है, प्लस लोगों की पेट्रियोटिक फीलिंग भी बढ़ी है, और लोगों को आर्म फोर्सेस के बारे में ज़्यादा पता लगा। एक तो ये है। सेकेंडली, दिस वॉज ए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, और सब जीरो टेम्परेचर में लड़ाई की गई एट अ हाइट ऑफ 19,000 20,000, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तीसरा और अहम बात यह है कि ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड में ऐसी लड़ाई लड़ी है दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है। सो ऑलवेज देयर वाज ए इट्स लाइक यू आर एक्चुअली रेस्टिंग ऑन द एज ऑफ द सोर्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। एंड चौथी बात यह है, जो लिमिटिंग फैक्टर भारत के लिए था, कि हमें हाई डायरेक्टिव ये मिला था कि आप एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। नाउ अगर आप एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे तो इमीडिएटली एयरफोर्स का रोल बहुत कम हो जाता है। एंड तो ये जिस तरह से हमारे बहादुर सिपाही ऑफिसर्स एंड एयर वॉरियर्स ने लड़ाई की, एंड विद इन 2.5 मंथ्स उनको सबको खदेड़ निकाला, वो अपने आप ये बहुत बड़ी बात है। अभी नेवी के बारे में आपने टिप्पणी की। नेवी इज़ अ साइलेंट सर्विस वर्ल्ड ओवर। नेवी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता होता नहीं। यूएस नेवी के बारे में भी, विच इज़ द लार्जेस्ट नेवी इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, उसका पूरा वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। उसके बारे में उनके सिटीजन जो कि अपने टैक्स देते हैं उनको फंड करने के लिए, उनको कुछ पता नहीं था।
तो उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टीवी सीरियल शूट किया, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स में 6 महीने तक की टीवी सीरियल शूट की, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि भाई ये भी यूएस नेवी है। तो भारत में खैर इतना इतना तामझाम तो हुआ नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि हमने क्या रोल निभाया नेवी ने। ये जो ऑपरेशन विजय था, तो ऑपरेशन विजय लार्जली आर्मी कोड वाज ऑपरेशन विजय। एयरफोर्स का कोड था सफ़ेद सागर। उन्होंने प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब से जो दुश्मनों के ठिकानों पे हमला किया था, ताकि इन फर्दरेंस ऑफ द ऑनगोइंग आर्मी ऑपरेशंस फ्रॉम लैंड। और जो नेवी ने क्या किया, नेवी ने इमीडिएटली जैसे ही मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है नॉर्थ में, तो नेवी की 2 बड़े बेड़े हैं, फ्लीट्स, वॉरशिप्स के फ्लीट्स होते हैं। फ्लीट यानी कि 10, 15, 20 वॉरशिप्स एक जगह, उसको फ्लीट बोलते हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा विशाखापट्टनम, वहाँ से बड़े युद्धपोतों को उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। 3-4 दिन, 4-5 दिन में यहाँ पहुँच गए। और जो वेस्टर्न फ्लीट है, जो कि सोर्ड आर्म ऑफ इंडियन नेवी है, वैसे भी हमारे 30-40 जहाज़ तो युद्धपोत वैसे भी हैं, और 30 यहाँ से आगे, तो 50-60 युद्धपोत का बेड़ा लेके इंडियन नेवी ने जो ऑफेंसिव मनूवर्स किए पाकिस्तान मकरान कोस्ट के सामने, तो उसको देख के लोग डर गए। अभी नेवी का अक्सर रोल क्या होता है, टू ब्लॉकेड द कोस्ट, द ब्लॉकेड ऑल दी एंट्री पॉइंट्स, जहाँ से कि तेल उनका आएगा, तेल वाहक जहाज आएंगे या उनके कार्गो शिप्स आएंगे जो पोर्ट में एंटर करेंगे, उसको अगर आपने एक बार ब्लॉकेड कर दिया, तो ना वहाँ पे तेल आएगा, ना वहाँ पे खाना पाने का कोई तरीका आएगा, कुछ नहीं होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान को हर डे, एवरी डे, इंडिया को हर डे 2.5 से 3 मिलियन ऑयल बैरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इतना तेल तो रोज़ भारत में आना ज़रूरी है। और ये अगर नेवल बॉर्डर्स के थ्रू आता है, और ये सब कोस्टल बॉर्डर्स के थ्रू। ये सब, हाँ, ऑल कम थ्रू पोर्ट्स ओनली। हमारे इंडिया में तो 12 मेजर हैं पोर्ट्स हैं और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। इसके थ्रू आता है, विदेश से आता है। पाकिस्तान को करीबन 4 साढ़े 4 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल ज़रूरी है एवरीडे वहाँ पे लैंड करना। अगर आपने ब्लॉकेड कर दिया तो क्या होगा? वाह, अब रोज। क्या होता है कि पाकिस्तान के पास भी देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसको रिजर्व होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व। उनके पास 15 दिन का है, हमारे पास 30-40 दिन का है। तो अगर आपने उनका पूरा खाना पीना, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, तो क्या होगा? आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में एक दिन बोला कि ना सीएनजी मिलेगी, ना पेट्रोल मिलेगा। आप ये बताइए, चाहे कुछ भी बाधाएं आए, लोगों का क्या रवैया होगा? गाली गलौच होगी, गवर्नमेंट को दुत्कारेंगे, और बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये वंस यू ब्लॉकेड, इफेक्टिवली ब्लॉकेड एन एरिया, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इंडियन नेवी का तो रूल बड़ा सिंपल था कि पहले तो आप सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेड करो, इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि एक बार आपने ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बट सॉर्ट ऑफ ऐसा कर दिया कि वहाँ पे ना को उनका कोई शिप यहाँ से आएगा, ना कोई जाएगा, ना कोई शिप उनका पोर्ट से निकलेगा बाहर। एक तो उनका ट्रेड को डिस्टर्ब करने की एक पहला जो एम था वो कर दिया, और सेकेंड एम था कि अगर कोई पाकिस्तानी युद्धपोत या हवाई जहाज हमारे में कोई अगर खतरा बने, तो उसको डिस्ट्रॉय, सीक एंड डिस्ट्रॉय करना है, दीज टू। और ये दो मुद्दे जनरली किसी भी नौसेना के वर्ल्ड में होते हैं। तो ये हमारा मुद्दा था, एंड हमने एवेसिव मनोवर्स किया। बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपना इंटेंट पाकिस्तान लीडरशिप को बड़ा क्लियरली दर्शा दिया कि भई ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर आपको पीस चाहिए, समझौता चाहिए, तो आप वो जो नॉर्थ में कर रहे हो उसको आप कम कीजिए। सो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इंटेंट था, इट वाज अ वेरी, इट वाज ए ऑल्दो इट वाज नॉट इन द आईज ऑफ द पब्लिक, बिकॉज वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, बिकॉज एक बार अपनी तट से आप निकल गए बाहर 400-500 किलोमीटर्स, किसको पता क्या हो रहा है वहाँ पे? ओनली सैटेलाइट्स फ्रॉम टॉप कैन सी यू, बट दैट वाज नॉट द कंडीशन। एंड सो इसीलिए नेवी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, बट रोल जो नेवी ने निभाया वो बहुत ही अहम रोल था। एंड अक्सर ऐसा ही रोल कोई भी देश की नेवी करती है। सर, जो एक लड़ाई होती है, एक जंग होती है, वॉर होती है, वो सिर्फ उस वॉर जोन में नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल चेम्बर्स में होती है, जहाँ पे वो डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसे कोस्टल पोर्ट्स पे होती है, जहाँ पे इंडियन नेवी तैनात है कुछ और मेजर्स लेने के लिए, अगर वहाँ पे नॉर्थ का जो करेक्टिव मेजर यहाँ वेस्ट के कोस्ट एरिया पे हो रहे हैं। तो ये वॉर ना बड़ी स्प्रेड आउट होती है ओवरऑल, बहुत सारी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं। अभी जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं, या
जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडियन नेवी वर्सेस द नेवीज फ्रॉम द वर्ल्ड में आप क्या सिमिलरिटीज देखते हो? हमारी कैपेबिलिटीज कहाँ पे है वर्ल्ड में, आप हमें कहाँ देखते हो? सी पहली बात तो क्या है कि इंडियन नेवी वैसे इज सपोज टू बी द सिक्स्थ लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेवीज दिस साइड ऑफ सुएज कैनाल। तो इंडियन ओशन रीजन में हमारी बड़ी अच्छी धाक है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में जो भी नेवीज हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेवी हमारी है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। और वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम 30-35 लड़ाकू विमान कैरी करती हैं, ठीक है ना। एंड सो बेसिकली किसी भी नेवी का रोल क्या होता है, एक सबसे बड़ा रोल होता है लड़ाई करना। सो दैट इज वेन एवर देयर इज ए कॉम्बैट दे हैव टू पार्टिसिपेट। सेकेंड होता है बिनाइन रोल। बिनाइन रोल यानी कि जैसे कि एंटी पायरेसी हो गया, या ड्रग स्मगलिंग हो गया, या ह्यूमन स्मगलिंग हो गया, या वेपन स्मगलिंग हो गया, इसकी भी देखरेख करना। और तीसरा होता है, और ये देखरेख करना प्लस इंश्योर करना कि आपका जो ट्रेड है, यातायात है, उस पर कोई बाधा ना आए, दुश्मन की नज़र उसमें ना पड़े, उसमें कोई बाधा ना आए, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द बिनाइन रोल। तीसरा रोल है कॉन्स्टेबलरी रोल। कॉन्स्टेबल रोल में ये है कि जो आपके कुछ जैसे पुलिसिंग टाइप ऑफ रोल है, दैट इज कॉन्स्टेबलरी रोल। और चौथा जो इंपॉर्टेंट रोल है डिप्लोमेटिक रोल। एक्चुअली मैंने बिनाइन रोल मैंने आपको गलत बोल दिया, जो मैं आपको बता रहा था वो बिनाइन नहीं है, वो कॉन्स्टेबलरी रोल है। कॉन्स्टेबलरी रोल मीन्स पुलिस टाइप रोल। बिनाइन रोल क्या होता है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, जहाँ पे कहीं बाढ़ आ गई या कहीं पे साइक्लोन आ गया। एंड अगर आप देखें इंडियन ओशन रीज में कई ऐसे लिटोरल कंट्रीज हैं जहाँ पे कि बड़ी प्रॉब्लम है उनको, जैसे कि बांग्लादेश है, सीशल्स है, श्रीलंका है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ समुद्री तूफान आते रहते हैं, तो उनकी मदद करना। अभी अब सुनामी आया था 2004 में, और उस समय मैं एक जहाज कमांड कर रहा था। तो सुनामी में 12 घंटे के अंदर भारतीय नौसेना ने करीबन 22 शिप सेल आउट कर दिए विथ HADR का सामान, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ का सामान। और वो कहाँ कहाँ पहुंचे वो जहाज, उनको सहायता करने के लिए। सो दैट इज द बिनाइन रोल। द अदर बिनाइन रोल इज, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रही है, जैसे कि अफ्रीका में कहीं हो रही है, मिडिल ईस्ट में कहीं हो रही है, और हमारे वहाँ पे दूतावास में लोग हैं और हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, तो उनको तुरंत जाके जहाज से निकालना वहाँ से, वो एक बहुत अहम रोल है, किसी भी नेवी का होता है। उसमें हम बहुत सक्षम हैं, और हमने पिछले 10-12 साल में कई ऐसे हमने मिशंस किए हैं, सक्सेसफुली किए हैं। और जो आखिरी रोल है वो है डिप्लोमेटिक रोल। सो बेसिकली जो डिप्लोमेसी हमारे कंट्री की है, फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है, लेकिन एक एलिमेंट उसमें भारतीय नौसेना में देखती है, बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। आप कई देशों में जाते हो, वहाँ पे पोर्ट कॉल्स करते हो, 2-3 दिन वहाँ रहते हो, उनके साथ छोटी सी जॉइंट एक्सरसाइज करते हो, उनके बंदों से कुछ सीखते हो, उनको कुछ सिखाते हो। इससे क्या होता है कि एक आदान प्रदान होता है, उसमें फेमिलियरिटी काफ़ी हो जाती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसीलिए हमें भारतीय नौसेना को नेट सिक्योरिटी इनेबलर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है। तो ये तो भारतीय नौसेना का स्टैंड अभी वर्ल्ड में है। सो लोगों को पता नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अहम रोल भारतीय नौसेना का है, और हमारी धाक काफ़ी है यहाँ पे। पीपल लुक अपॉन अस, मोस्ट ऑफ द नेवीज। अगर आप इसी कारण क्या हो रहा है, हर साल यूएस नेवी हमारे से एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज मीन्स युद्धाभ्यास हमसे यूएस नेवी करती है, फ्रेंच नेवी करती है, ब्रिटिश नेवी करती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी करती है, जापानीज नेवी करती है, श्रीलंकन नेवी करती है, इंडोनेशियन नेवी करती है, थाईलैंड नेवी करती है। अब नाम बताओ वो नेवी हमारे पास आने को, बिकॉज दे फील कि ये इस कंट्री में इनकी नेवी बड़ी प्रोफेशनल है, मतलब प्रैक्टिस करते हैं वो एक लड़ाई प्रैक्टिस के करते टाइम पे हैं। किस तरह से एंड उसमें किया इन जाएगा। फ्यूचर कोई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, जैसे कि HADR जो बिनाइन ऑपरेशन है, वो उसमें कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होते हैं। तो उसमें अगर किसी कंट्री में है, तो कोई थर्ड कंट्री आके वहाँ पे आपके साथ जुड़ जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। सर आपने इंटरनेशनल नेवीज़ के बारे में भी बताया कि किस तरह से साथ में मिलके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस भी करते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं कि वॉर टाइम में किस तरह से हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट दैट। अभी बात करें वॉर्स की, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द वर्ल्ड? क्योंकि अभी जैसा हमने देखा रशिया यूक्रेन का इतना लंबा जो चला आ रहा है, देन पैलेस्टीन का देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है अभी इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग। तो जियोपॉलिटिकल एंगल से आप नेवी का रोल कहाँ देखते हो यहाँ पे? ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हो यूक्रेन और रशिया का, ये तो काफ़ी लंबा चल गया, क्योंकि जो पहला जो एस्टिमेट था वो कि 10-15 दिन में करेक्ट। यूक्रेन फोल्ड ऑफ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ? बिकॉज नाउ इट इज दिस वॉर, ये जो वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू यूक्रेन, क्योंकि जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नेटो कंट्री से मिल रहा है, और इसीलिए वॉरफेयर ज़्यादा चल रही है और चलती रहेगी।
ये चलती रहेगी। दूसरी बात क्या है कि जो आजकल अगर आप एक जो पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड का देखो, जहाँ-जहाँ पे लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं और जहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व्ड है, वो ऐसे ही अमेरिका जो जब युद्ध करता है तो ऐसे वीक कंट्री से करता है जहाँ की कोई अपोज़िशन नहीं है। जैसे कि वियतनाम, वियतनाम में तो ख़ैर वो उनको भागना पड़ा वहाँ से। भागना पड़ा वहाँ लेकिन जैसे से, कि इराक है, जो ईरान नॉट ईरान, इराक जस्ट अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान। वहाँ पे वो और बाकी कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी उन्होंने चढ़ाई की वहाँ पे। वो सब चीज़ें हैं, वहाँ के कोई रिटेलिएशन नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे आपके जो एनिमी आपका इक्वली पॉइज़्ड है और एसिमेट्री फ़ोर्सेस में बहुत कम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। और वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर वहाँ पे वॉरफेयर बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अभी अमेरिका क्या करता है जब वो लड़ाई करता है तो एक्चुअली इट्स अ बिग बिज़नेस फॉर देम, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं, इतने-इतने बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट वो डिस्प्ले करते हैं, इट इज़ लाइक डेमोंस्ट्रेशन। बाकी कंट्री देखना अरे क्या एयरक्राफ्ट है, क्या मिसाइल है, बड़ी एक्यूरेट है, खरीदते हैं फिर वो लोग। और ये लोग क्या करते हैं, दे विल टर्न द कंट्री टू रबल्स, टू स्टोन एज लाइक अफगानिस्तान और मे बी इवन इराक फॉर दैट मैटर। उसके बाद क्या करेंगे, वहीं पे उनके कॉन्ट्रैक्टर जाके वहाँ पे उसको बिल्डअप करेंगे। यानी कि क्या चित भी मेरी पट भी मेरा। यू नो दैट्स व्हाट हाउ द अमेरिकन्स डू इट। अभी स्पेसिफिकली टू इंडिया की बात करें तो वी आर टच वुड नॉट इन दैट लीग, इन द सेंस कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप ऐसा ऐसा बढ़िया है कि हम ऐसे उलझनों में पड़ते नहीं हैं। वी आर नॉट एन एक्सपीडिशनरी फोर्स, हम जाके किसी कंट्री को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, हम किसी कंट्री में पंगा नहीं करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हम किसी भी नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, सिक्योरिटी सेटअप में हम कोई मेंबर नहीं है। हम सिर्फ यूएन के अंतर्गत ही काम करते हैं। अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्स में है तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होती है पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट इज चाइना, देन इंडिया इज ऑल्सो देयर, इंडिया सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट है, वो करते हैं। लेकिन हम किसी नेटो फोर्स या सेंटो पहले जो था रशिया का, हम उसके उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ मच बेटर। एंड इंडिया का जो अगर आप देखें तो इंडिया का प्राइम एनिमी जो जो आया है वो पाकिस्तान है। एंड देर इज सम कंसर्न अबाउट चाइना ऑल्सो। दीज टू कंट्रीज आर, एंड बोथ द कंट्रीज इफ यू सी पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो छोटा कंट्री, लेकिन क्या है कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है काफ़ी ज़्यादा है। एंड इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया को अगर कभी पाकिस्तान से लड़ाई करनी पड़े तो ये मान के चलिए कि इट विल बी टू फ्रंट वॉर। इंडिया पाकिस्तान के फ्रंट में भी वॉर सक्षम होना चाहिए और चाइना के फ्रंट में सक्षम होना चाहिए। और एक 2.5 बोलते हैं आजकल, वो है टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट फोर्सेस, जो कि सबवर्टेड इंडिविजुअल्स हैं और जो वहाँ पे मुजाहिदीन जो यहाँ पे आके उनको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो भी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं वो भी। सो इट बी 2.5 फ्रंट वॉर। सो इट इज़ नॉट वेरी ईजी। सो दिस इज द इंडिया का तो यहीं पे ऐसा है। एंड नेवी ऑफ कोर्स व्हेन द कंट्री गोज टू वॉर, ऑब्वियसली नेवी तो वॉर में जाएगी जाएगी। सर इंडिया के पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो रशिया यूएस के बीच में एक बहुत अच्छे से बैलेंसिंग एक्ट रखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स यूएस के साथ भी ठीक है, रशिया के साथ भी ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि थोड़ा-सा वी आर पीस लविंग कंट्री, तो हम ये बैलेंसिंग एक्ट को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, व्हिच इज़ नॉट वेरी ईज़ी फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ टू डू। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आवर डिप्लोमैट्स आर पॉलिटिकल हायरार्की शुड बी एक्चुअली, उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा माहौल पैदा करके रखा है कि इंडिया की एक अलग सी इमेज बन रखी है। कि 2 सेकेंडली, एब्सोल्यूट दुश्मन भी हैं, तो उनके हम दोनों के दोस्त हैं एक साथ और किसी को बुरा भी नहीं लग रहा है, या फिर वो साइलेंटली जो भी डिप्लोमैटिकली हैंडल करते होंगे उन मैटर्स को। एक बार आपको ये याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब अमेरिका का इंडिया के साथ इंटरेस्ट बिल्कुल है, बिकॉज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स। एंड अमेरिका को इंडिया से काफ़ी साइंटिस्ट, डॉक्टर से मिलते रहते हैं। इनफैक्ट जो एक्सपैट कम्युनिटी जो यूएसए में है, उसमें मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी इंडियंस की है। करेक्ट। सेकंड इज चाइनीज एंड देन इज मैक्सिकन्स। तो इंडियंस की जो वैल्यू एडिशन जो अमेरिकन कल्चर में और अमेरिकन पॉलिटिक्स में होती है वो काफ़ी हाई है। अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा कि जो उनका एफबीआई का डायरेक्टर है वो भी एक इंडियन ओरिजिन सिटीजन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत करीब है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो एक तो ये हो गया। आगे आप ये आपने यूएस और रशिया के बारे में बात की। रशिया से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। वी हैव साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रशिया। 1971 में जब 7th फ्लीट जो यूएस ने थ्रेटन किया था कि बे बंगाल में आएगी अगर इंडिया डजंट स्टॉप द ऑपरेशंस इन ईस्ट पाकिस्तान, तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने अपनी फोर्सेस वहाँ डाल दी। उसके बाद द 7th फ्लीट, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लीट दैट टाइम, उसको वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। तो ये सब हमने किया है। बैलेंस, दिस इज द काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। हाउ इट हैपेंस, ये तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, because there are so many imponderables in this, and there are so many interests which is in this. It could be business interest, it could be diplomatic interest, it could be interest of just that we are the largest democracy in the world, and it could be the interest of the intelligentsia which India is now creating.
तो ये सब का एक मिश्रण है जिसके कारण वी आर एबल टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। रशिया हमारा दोस्त है, उसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ बुरे वक़्त में जो काम जिसने आपकी सहायता की वो रशिया था, अमेरिका नहीं था। आज की तारीख में अमेरिका अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट सेलर ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ वेपन टू इंडिया। पहले किसी ज़माने रशिया हुआ करता था। रशिया हुआ करता था। अभी टेक्नोलॉजी डिनायल के चक्कर में कुछ और रशिया की जो पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो उसके कारण हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। अमेरिका के सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होते हैं, वेरी हाईटेक होते हैं, तो वहाँ से हम वो ले रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका इज नंबर 1 इन सेलिंग, सेकंड इज रशिया, देन वी हैव गॉट इजराइल, देन वी गॉट फ्रांस। और अगर आप यूक्रेन और रशिया की बात करें, तो जो हमारा नेवी में कई युद्धपोत हैं जो रशिया में बने हैं, उनका जो गैस टरबाइन्स है वो यूक्रेन से आता है। तो वाह! हमारा इंटरेस्ट यूक्रेन में भी है और हमारा इंटरेस्ट रशिया में भी है। रशिया में भी तो है। ऐसा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट करना, दिस दिस एक्चुअली ट्रूली टॉक्स अबाउट द फिनिश ऑफ आवर पॉलिटिशियन एंड आवर डिप्लोमेट। सर, हमने बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात कर ली, वॉरफेयर के बारे में बात कर ली। अब आप एक एक्स मरीन कमांडो हो, तो मरीन कमांडो सबसे पहले होता क्या है? कैसे बनते हैं? तो मरीन कमांडो इज अ स्पेशल ऑपरेशन एलिमेंट ऑफ भारतीय नौसेना का एक छोटा सा अंग है, और जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए सक्षम है। और जैसे कि आर्मी के पैरा एसएफ हैं और एयरफोर्स के गरुड़ हैं, उसी तरह नौसेना में एक मरीन कमांडो एक स्पेशल ऑपरेशन एलिमेंट है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी जो मरीन कमांडो वो 4 डिमेंशन में काम करती है। एयर फॉर इंसर्शन बाय व्हाट स्काई डाइविंग और पैराशूटिंग और स्लिदरिंग, रैपलिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स इनटू द टारगेट। देन इज लैंड, वहाँ पे लैंड होके लैंड में ऑपरेशन करना जैसे कि आर्मी करती है। देन इट इज ऑपरेशन एट द सी और ऑपरेशन अंडर वाटर, बिकॉज सबके जो सारे कमांडोज हैं गोताखोर भी हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। इनकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली 1971 में, जब मुक्ति वाहिनी को हेल्प किया था। उस समय इनको मरीन कमांडो नहीं कहते थे, इनको कहते थे क्लियरेंस डाइवर्स। और ये इनका इनका रोल था माइन अंडर वाटर माइंस को, अंडर वाटर बॉम्ब्स को क्लियर करना। और उन्होंने यूके में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच ने यूके में ट्रेनिंग ली थी। इन्हीं को लॉन्च किया गया था मुक्ति वाहिनी को हेल्प करने के लिए। तो मुक्ति वाहिनी के को डाइविंग कोर्स करवाया इन्होंने उनको। माइंस छोटे छोटे लिम्पिड माइंस कैसे बनाते हैं, विस्फोट जो जो विस्फोट होके और जो छोटे मोटे जहाज को सिंक कर देंगे, उसकी ट्रेनिंग दी इन्होंने। तो बहुत बड़ा अहम रोल किया उन्होंने। उसके कई साल के बाद जब हमारे ऑयल रिग्स काफ़ी अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी हमारे ऑयल रिग्स आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो निर्भरता जो ऑयल के निर्यात में है वो बहुत ज़्यादा है। 80% ऑफ द ऑयल इज़ इम्पोर्टेड, एंड सो 20% इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑयल रिग्स। तो ये ऑयल रिग्स कम से कम 180-200 के करीब, तो 200 से ज़्यादा करीबन वेस्टर्न सी बोर्ड में है, और करीबन 150 के करीब ईस्टर्न सी बोर्ड में ईस्टर्न है। सी बोर्ड में। और ये इनकी जो डिस्टेंस है हमारा, ये इंटरनेशनल वाटर्स में एक्चुअली, क्योंकि इसका डिस्टेंस अगर बॉम्बे से देखा है तो द फार्देस्ट वन इज अबाउट 250 किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर्स। अब क्या है कि मैंने आपको कहा था कि द सी इज द ग्लोबल कॉमन, तो कोई भी यहाँ से आ जा सकता है। और उसमें अगर लेके आप जा सकता लेके है जा सकता ऑयल। है ऑयल नहीं। होगा क्या कि कोई अगर ऑयल रिग में बैठ गया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसने होस्टेज ले लिए, तो क्या करेंगे आप? तो नौसेना 1980s में नौसेना ने ये सोचा कि भाई हमें, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें एक ऐसी फोर्स नेवी को देनी चाहिए जो कि रैपिड डिप्लॉयमेंट करके, और अगर कोई टेररिस्ट या कोई ऐसा इंसान जो कि हमारे को घात पहुंचाना चाहता है हमारे देश को, वो अगर वहाँ पे चला गया, उसने कोई बॉम्ब शॉम्ब लगा दिया, किसी को मार दिया वहाँ पे और होस्टेज ले लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक फोर्स होनी चाहिए। तो उसमें इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स का गठन हुआ था 1987 में। 1986 में मैं कमीशन हुआ, 1982 में एनडीए ज्वाइन किया, 1986 में आई बिकेम एन ऑफिसर इन द नेवी। तो ये 1987 में आया था, और मैंने 1988 में गोताखोरी कोर्स किया। उस समय कंपलसरी था कि पहले आप गोताखोरी कोर्स करो, उसके बाद आप मरीन कमांडो बनो। तो 1988 में मैंने गोताखोरी कोर्स खत्म किया, उसके बाद 2 साल के बाद मरीन कमांडो कोर्स बना। तो आपके बैच में से क्या सब लोगों ने ट्राई किया मरीन कमांडोज में जाने के लिए? देखो ऐसा है कि मरीन कमांडो कोर्स जो है ना वो काफ़ी कठिन होता है, फिजिकली एंड मेंटली वेरी डिफिकल्ट कोर्स। तो करीबन 100 के करीब लोगों ने ऑप्ट किया था, तो हम लोग 21 पूरे ऑफिसर सेलेक्ट मिला के 21 लोगों ने पास किया। तो एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है इसमें, डिफिकल्ट होता है ये कोर्स। इस काफ़ी कोर्स में डिफिकल्ट होता है। क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर लाइक सो ऑफ मरीन कमांडो बिकमिंग अ कोर्स 3 भागों में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट भाग इज द डाइविंग कोर्स, उसमें आपको गोताखोरी सिखाई जाती है। दूसरा भाग जो है वो आपको लैंड वॉरफेयर सिखाया जाता है। एंड तीसरा भाग जो आपको ना स्पेशल वेपन टैक्टिक्स एंड ऑयल रिग्स में इंटरवेंशन कैसे करना है, एंटी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शिप में कैसे करना है,
ऑयलिंग्स में कैसे करना है उसके बारे में सिखलाई होती है। एंड देन उसके बाद एडिशनल कोर्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू डू स्काई डाइविंग तो उसका एक एडवांस कोर्स होता है। इफ़ यू वांट टू डू एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, उसका बॉम्ब्स को कैसे छोटे बड़े बॉम्ब को कैसे बनाना, मेकशॉट बॉम्ब को कैसे बनाना और उसको कैसे डिस्पोज करना, ये सब भी एक ट्रेनिंग होती है। इसका सेपरेट कोर्स होता है। एंड सो जो डाइविंग कोर्स होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उसमें ये मान के चलो कि रोज आप कम से कम 30-40 किलोमीटर भाग रहे हो और रोज कम से कम आप 4-5 किलोमीटर स्विमिंग कर रहे हो समुद्र सतह में, और कम से कम 6-7 किलोमीटर आप अंडर वाटर डाइविंग कर रहे हो। रोज ये रोज का है। और ये कोर्स हमने तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो वो हमने डाइविंग कोर्स में 8 महीने का किया। 8 महीने आप 8 रोज महीने डाइविंग कर रहे थे? यस, 8 महीने तक हमने ये किया। और उसके बीच में छोटा सा कमांडो कोर्स 33 डेज का, जो कि इन्फेंट्री कमांडो स्कूल बेलगांव में होता है, वो भी किया हमने। उसके बाद फिर 1 साल के बाद मरीन कमांडो कोर्स में। लेकिन मैं आज की बता रहा हूँ, हमने उसको थोड़ा-सा वो कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है, थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दिया है। तो ये जो हम 8 महीने में करते थे, ये लोग 2 महीने में साढ़े 3 महीने में करते हैं। थोड़ा कोर्स कम हो गया, लेकिन जो कोर्स कम हुआ लेकिन सिलेबस कम नहीं हुआ तो क्या हो गया? जोर का झटका बहुत जोर से लग रहा है अभी। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो मतलब कितने बार ड्राइव करते हैं एक दिन में? मल्टीपल देखो, बार? एक दिन की मैं आपको डाइविंग की रूटीन बताता हूँ। सुबह आप उठो 5 बजे, डाइविंग स्कूल जाओ। वो जो डाइविंग के बड़े-बड़े सिलेंडर्स हैं और डाइविंग सेट्स हैं, हर डाइविंग सेट अगर 10-15 किलो का तो होता ही है। और डाइविंग सिलेंडर्स जो होते हैं 50-60 किलो के होते हैं। और डाइविंग की बोट होती है, रबराइज़ बोट, वो कम से कम 250 किलो की होती है। तो 4 लोगों को वो करना पड़ता है। तो 4 लोग उस डाइविंग बोट को उठा के जा रहे हैं और डाइव साइड में रख के आ रहे हैं। डाइव साइड हाफ किलोमीटर, आधे किलोमीटर आगे है। वहाँ आपने रखा, फिर आप आए, 1-1, 2-2 सिलेंडर लेके आप जा रहे हो वहाँ रखना। तो यानी कि ये शिफ्ट करने में सामान 3 या 4 लोग में, एक-एक टीम में 3-4 लोग होते हैं, तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें करीबन पौना 1 घंटा लग ही जाता है। फिर आप अपने मेस में आओ, वहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट करो और 7 बजे सुबह पीटी के लिए आ जाओ। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप 10 किलोमीटर रन करते हो और वो रन खत्म होता है एक ब्रिज में। वो रेलवे ब्रिज है और रोड ब्रिज है। वो ब्रिज जो है वो समुद्र के लेवल से करीबन 12-13 मीटर ऊँचा है। वहाँ से आप जंप करते हो और वो जो जो वहाँ का सी का जो चैनल है, मटा उसको जो जो समुद्र का जो पानी है वो जो अंदर की तरफ आ रहा है बैक वाटर्स में मिलने के लिए, उसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 या 2 नॉट्स होता है। 1 नॉट यानी कि 1.8 किलोमीटर्स पर आवर। तो यानी कि 3.5 किलोमीटर की स्पीड से अगेंस्ट आपका पानी का बहाव है और आप जंप करके और उसको आपको स्विम करना है। अगेंस्ट द करंट? अगेंस्ट द करंट स्विम करना है और आपको करीबन 1 डेढ़ माइल स्विमिंग करके आपको डाइविंग साइड में पहुंचना है। तो उसमें तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसमें कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं, कभी-कभी 30-40 मिनट लग जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बहाव उस तरफ होता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सर ये ना सुनने में आप तो बहुत सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप तो बहुत आसानी से बता रहे हो, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्विमिंग भी की है। बड़ा सिंपल है। अगर आप एक पूल में भी स्विमिंग करते हो, अगर आपने मतलब जैसा आप 6-7 किलोमीटर बता रहे हो, ख़ैर मेरे लिए तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक पूल में भी 500 मीटर्स 1 किलोमीटर करते हो तो बहुत एनर्जी एक्सपेंस हो जाता है, बहुत एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। और जो आप डाइविंग बता रहे हो, मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम डाइविंग की थी, उसके बाद कई बार की है, लेकिन तब मैंने मॉरिशस में डाइविंग की थी। और वो जो इक्विपमेंट होता है उसको लेकर एक पूरी ओवरऑल, और हमें तो इंस्ट्रक्टर्स हैं, बोट कोई चला रहा है, सब कुछ खुद कुछ नहीं मैनेज करना है। आप तो एज़ अ टूरिस्ट गए हो, आपने मस्ती और फन के लिए एक एक्टिविटी की, आप आधा घंटा पानी में नीचे घूम-घाम के आ गए। बट उसके बाद भी उस चीज़ का एग्ज़ॉशन इतना ज़्यादा होता है, तो आप ये इतने घंटों पानी के अंदर रहना, उससे इंटरैक्ट करना, फिर वहाँ पे रिग्स, ब ये आप जो बता रहे हो कि मेकशिफ्ट ये सब बनाना, बॉम्ब्स बनाना, ये सब बनाना, ये कैसे, मतलब एक्चुअली मनुष्य की जो बॉडी है ना, वो ऐसी हाउ डज़ दिस हैपन? बॉडी ऐसी रेसिलेंट है कि ना किसी काम में एडजस्ट हो जाती है। वो सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ हाउ डू यू गेट योर मसल्स अट्यून टू दैट। अभी हमने जब इस कोर्स के लिए आया तो पहले हमने एनडीए किया था 3 साल तक। एनडीए में बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग होती है उस उम्र में, उस एज ग्रुप में। वर्ल्ड की वो मान के चलो कि मिलिट्री की टफेस्ट ट्रेनिंग है, जो कि एनडीए में 3 साल में प्रदान की जाती है। तो उसमें से आपको वही मालूम पड़ जाता है कि भाई मैं फिजिकली ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ और आई कैन टेक ए लॉट ऑफ फिजिकल हार्डशिप and I can volunteer for special forces. Yeah, I can volunteer for paras or something. I can volunteer for marine commandos. आपको आपका दिमाग वहीं से क्लियर हो जाता है। उसके बाद यू कम बैक एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस बेसिक कोर्सेज, जो नेवी में बेसिक कोर्सेज होते हैं वो 1 साल के होते हैं। तो बिफोर यू कैन ऑप्ट फॉर डाइविंग कोर्स और फ्लाइंग कोर्स और एविएशन बनना या सबमरीन ज्वाइन करनी है, तो 1 साल के आपके बेसिक कोर्सेज होते हैं। उस 1 साल में आप फिर फिजिकल फिटनेस की तैयारी करते हो। तो हम लोग जब 1 साल में मैं रोज़ भागता था, रोज़ स्विमिंग करता था अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। उसके बाद डाइविंग कोर्स के लिए आए।
तो क्या होता है कि वैसे आप जो सुन रहे हो तो लगेगा दर्शकों को लगेगा कि यार वाक़ई बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें नहीं लगा डिफ़िकल्ट। सर जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स हो जाते हैं ना लाइफ में तो आपका डर भी आ जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने अगर स्विमिंग की हुई है और मुझे पता है कि आधा घंटा अगर आप स्विमिंग करते हो तो कितनी एनर्जी लगती है और कितनी टायर्डनेस होती है। 1 घंटे में स्विमिंग करते हो तो कितनी टायर्डनेस होती है। तो आप फिर आपकी बातों को जब हम फ्रेम करते हैं 6 घंटे स्विमिंग, अगेंस्ट द करंट जाना, ओपन सी में 14 मीटर से नीचे कूदना, जब ये सब कैलिब्रेट करते हैं ना तो बहुत टफ लगने लग जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर आपके पास ऐसे रेफरेंस पॉइंट ना हो, जब आप बहुत यंग एज में होते हो 18, 19, 20 साल के होते हो, तो क्योंकि रेफरेंसेस कम होते हैं इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली ऐसे डिसीजंस ले लेते हो कि मैं ये कर लूँगा या दिस इज़ फॉर मी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बिल्डअप इज़ वेरी स्लो। तो नहीं, दिस रेफरेंस पॉइंट्स तो होते हैं, तो नाउ जैसे आपने कहा कि रेफरेंस पॉइंट अगर आपको पता है तो आपको डर लगेगा। बट व्हाट इज़ डर? डर इज़ बेसिकली इट्स अ गुड इमोशन एक्चुअली। डर में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो यू आर स्कैर्ड और नो द फ्लाइट और फ्रीज़, या तो यू कैन एक्चुअली नाउ बिकम वेरी लॉजिकल एंड एनालाइज़ द एंटायर थिंग एंड देन डू समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्रिएटिव इन नेचर। क्योंकि अगर आपको डर नहीं है तो यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन लूज़ योर लाइफ। तो डर तो रहता है, लेकिन डर को ओवरकम करने के लिए यू नो दैट 3 साल की मैंने एनडीए में ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैंने सब कोर्सेज़ में मैंने इतनी तैयारी की, मैं इतना भाग सकता हूँ, मैं इतना स्विम कर सकता हूँ। सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक दोज़ आर ऑल पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स। वो करने से क्या होता है कि लगता है कि हाँ यार, ये मे बी वी कैन डू दिस। और एक बार आपने करना शुरू किया तो स्लोली बिल्डअप करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन में आपको 10-15 किलोमीटर भगाएँ, ऐसा नहीं है। पहले दिन आपको 5-6 किलोमीटर भगाएँगे, फिर 1 हफ्ते के बाद 10 किलोमीटर भगाएँगे, उसको भगाते रहेंगे आपको। उसके बाद देन यू गेट बॉडी गेट यूज्ड टू इट। मे बी 1 वीक और 10 डेज़ यू हैव ट्रबल। जिनको ज़्यादा ट्रबल लगता है वो छोड़ के चले जाते हैं। और लेकिन जिनका वो है, मन में क्षमता है कि नहीं, आई हैव टू हैव, दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है, आई वांट टू बी द लीन मीन फाइटिंग मशीन, आई वांट टू बिकम द फ्यू द फेयरलेस द मरीन कमांडो, वो करता रहेगा एंड फिर वो हो जाता है अपने आप ही। सर एक विनिंग कॉम्बो कहाँ से बनता है? फिज़िकल कैपेसिटी का कितना रोल है, मेंटल कैपेसिटी का सबसे ज़्यादा रोल कितना तो रोल मेंटल है? कैपेसिटी का है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द गॉड हैज गिवन टू ह्यूमन बीइंग इज लाइंग बिटवीन योर 2 ईयर्स, दैट इज द ब्रेन। And brain it can create a barrier, and it can be a very, it can it can be the gateway for success. तो जो मेंटल रेसिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेंटल रेसिलियंस की सारी ट्रेनिंग मैंने आपको बताया रात को 10 बजे के बाद एनडीए में शुरू हो गई थी हमारी। तो उससे रेसिलियंस बहुत पैदा हो जाती है। सो इफ़ यू यू हैव टू, जो जैसे ये ऐसी ट्रेनिंग होती है, डिफिकल्ट ट्रेनिंग है, फिजिकली डिमांडिंग है, एंड आपको टाइम नहीं मिलता है, बॉडी इज टोटली एग्जॉस्टेड, अभी आप देखो 1 घंटे की फिजिकल डाइविंग अंडर वाटर इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ फिजिकल लेबर ऑन लैंड। एब्सोल्युटली। हाँ, और हम जो डाइविंग करते थे, मैंने आपको पूरा बताया नहीं है, देखिए स्विम करके हम लोग करीबन 9:30 बजे हम लोग स्विमिंग खत्म करते थे। उसके बाद हम मड वॉकिंग बूट्स पहनते थे, उसमें हर बूट में 2-2 किलो का लेड वेट डालते थे, और हमको क्विक सैंड में डाल देते थे। उसके बाद हमें मड क्रॉल करना पड़ता था कम से कम 50-60 मीटर, और उसको वहाँ टच करके वापस आना पड़ता था। दैट टू टेक अबाउट 40-50 मिनट्स। उसके बाद एक कप चाय और एक समोसा खाते थे, एंड देन डाइविंग सेट पहन के डाइविंग करते थे, क्रिस क्रॉसिंग द चैनल। एंड दैट डाइविंग इज स्टार्ट एट अराउंड 9:30, 10 ओ क्लॉक, गोज ऑन टिल अबाउट 1:30 और 1 ओ क्लॉक। वो किया, उसके बाद वापस आए, पूरा सामान उधर डाइविंग स्कूल में रखा। उसके बाद गए मेस में, पूरा यूनिफॉर्म नहा धो के यूनिफॉर्म में चेंज करके लंच किया। उसके बाद दोबारा डाइविंग स्कूल, उसमें रेमेडियल एक्सरसाइज होगी, अगर आपकी डाइविंग ठीक नहीं हो तो दोबारा डाइविंग करवाएंगे। तो ये दिन चलता था, शाम को 7-8 बजे दिन खत्म हो जाता था। सो दिस वॉज द डेली रूटीन मंडे टू सैटरडे। तो बॉडी ऑटोमेटिकली अडेप्ट्स, एंड जो मेंटल रेसिलियंस बढ़ता रहता है, तो एक टाइम कम्स, एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा माइलस्टोन आता है, उसके बाद आपको कुछ लगता नहीं है। एंड दूसरी बात क्या है कि जब आपको ज़्यादा कठिनाई होती है ना, सो एक ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके ब्रेन को ऐसा वो कंट्रोल करती है कि इसके बाद तो जो भी हो जाए, आई विल एक्ट लाइक ए ज़ॉम्बी। और आपकी मसल मेमोरी काम करती है, आपका दिमाग काम नहीं करता। तो चलता रहता है, ये हो जाता है। मैं बहुत सारे आर्मी वेटरन्स को भी इस पॉडकास्ट पे बुला चुकी हूँ, बहुत सारे वेटरन्स से बात करती हूँ, तो ये चीज़ है जो सब लोग कॉमन बोलते हैं कि एक लेवल के बाद सिर्फ आपकी मसल मेमोरी से आप ऑपरेट करते हो, दिमाग तो बंद हो चुका सो होता इट्स है। कॉल्ड द ज़ोन, यू कम टू द ज़ोन। जैसे कि हमारे जो चेयरमैन हैं, ही इज़ पीएचडी फ्रॉम एमआईटी यूएस। तो वो बोलते हैं जब मैं ज़ोन में होता ना, तो मुझको डिस्टर्ब मत किया करो, बिकॉज़ फिर मेरा ब्रेन डिफरेंट लेवल में होता है, एंड एवरी मिनट काउंट्स। बिकॉज़ हिज़ बीइंग इन ज़ोन मीन्स बिकॉज़ ही इज़ द लीड डिज़ाइनर आल्सो। तो वो जब ड्रोन का डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ इंजन का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अपने ज़ोन में चले जाते हैं।
तो एक बार आदमी अगर जोन में चला गया तो उसको ये खुद को ये पता नहीं होता कि क्या कर रहा है, कितने घंटे उसने काम कर लिया है। अपने आप ऑटोमेटिकली लाइक रिथमिक कोई गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, ऐसे कर रिथम से पूरा काम खत्म हो जाता है और आपको मजा भी आता है और आपको थकान भी नहीं होती। एंड व्हेन आई से कि थकान नहीं होती तो फॉर ए फिजिकली डिमांडिंग कोर्स मैं कहूँगा कि थकान नहीं होती तो ये ज़रा डिकोटॉमी है, गलत बोल रहा हूँ मैं, बट ये सच है। थकान क्यों नहीं होती? बॉडी है आफ्टर ऑल, थकान तो होगी लेकिन वो थकान इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। सर ये बात करें तो एक एक कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में और आई कि जैसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जिसमें उसामा बिन लादेन को यूएस ने अटैक किया था और नेवी सील्स ने ही उनको नेवी सील 6 टीम ने जो उनको किल किया था वहाँ पे। आपको लगता है ऐसे ऑपरेशंस करना इंडिया के लिए भी पॉसिबल है, या हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है या इतनी अवेयरनेस नहीं सी है? स्पेशल ऑपरेशन जो है ना बाय इटसेल्फ वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट ऑपरेशन है। ये जो मोस्ट जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं एक्चुअली वो स्ट्रेटेजिक लेवल में ऑपरेशन होते हैं और उसका जो एम होता है वो एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल होता है और अगर वो फेल हो गया तो उसमें काफ़ी डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट भी हो सकती है। जैसे कि यूएस ने भी पहले स्पेशल ऑपरेशन किए थे। एक था जब तेहरान की एम्बेसी को स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी तेहरान को स्टूडेंट ने कैप्चर कर लिया था, कैप्चर लोगों कर को लिया होस्टेज बना था। दिया था। उसमें अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस केम बट वो कर नहीं कर पाए नहीं पाए थे। और वो डेजर्ट में वो ऑपरेशन कैक्टस ऑपरेशन ईगल क्लॉ उसका नाम था और वो डेजर्ट में एक हेलीकॉप्टर और एक हर्कुलस क्रैश हो गया। 22 जवान उसमें यूएस के मर गए एंड दे हैड टू विड्रॉ। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे एक ये ऑपरेशन और एक दो और ऑपरेशन उन्होंने किए जो जो कि सक्सेसफुल नहीं जो रहे ज़्यादा हैं। सक्सेसफुल थे नहीं। उसके बाद यूएस पार्लियामेंट ने निकोलस गोल्डवाटर अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसके 1985 में। उसके बाद दे स्टार्टेड हैविंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट कमांड्स। तो उनकी स्पेशल फोर्सेस की देयर इज आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड, देयर इज ए नेवी स्पेशल ऑपरेशन कमांड, देयर इज एन एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड एंड देयर इज ए जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड। थिएटराइजेशन थिएटराइजेशन ऑफ तो द इसके फोर्सेस। एलिमेंट्स ऑफ थिएटर में रहते हैं। तो ये जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन जिसको जैसॉक बोलते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट। इट इज सपोर्टेड बाय द अदर एलिमेंट्स बट इसमें जो एसेंशियली जो कॉम्बैट यूनिट्स हैं वो दो हैं। एक तो है दी डेल्टा फोर्स जो कि आर्मी के रेंजर्स के बीच में से अच्छे जो बंदे चुन के उधर आते हैं उनको लेते हैं। और एक है सील टीम 6, राइट। ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट ग्रुप, डेव ग्रुप। राइट। तो सील टीम से उनके पास कम से कम 10-12 सील टीम्स हैं। उसके जो सील्स हैं वो ट्रेनिंग करने आते हैं तो जो सब बेहतर और बढ़िया सील्स होते हैं उसमें सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन इज वेरी टफ हियर। सो यानी कि दो सिलेक्शन है, एक तो सील बनने के सिलेक्शन है, उसके बाद यहाँ एक और सिलेक्शन है। सो दे आर द बेस्ट फोर्सेज इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू से बेस्ट फोर्सेज इन द वर्ल्ड इट इज बिकॉज वो ना उनके पास जो हथियार हैं वर्ल्ड के बेस्ट हैं, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है। और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट की इंटेलिजेंस है आपके पास, ह्यूमन इंटेलिजेंस है आपके टेक्नोलॉजी पास, सपोर्ट। टेक्नोलॉजी है, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, रिकवरी प्लेटफॉर्म है, ये आपके पास सबसे बेहतर होने चाहिए जो यूएस के पास है। नाउ जब उन्होंने ये ऑपरेशन किया, मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन इज स्टेइंग इन पाकिस्तान फॉर सो मेनी इयर्स। यूएस के 10,000 इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आर लुकिंग आफ्टर हिम फॉर 10 इयर्स। दे कुड नॉट मेक आउट कि वो कहाँ रह कहाँ रहा पे है। रह रहा है? ये बात हजम करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल चलो छोड़ो उसको। 2 हेलीकॉप्टर लेके आए वो लोग, सील्स को लेके आए, एक कुत्ता भी लेके आए, स्निफर डॉग, जो कि ओसामा बिन लादेन को दूर से ही स्मेल कर सकता है। और इन्होंने अपना स्लिदरिंग किया, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दे वेंट इनसाइड, उन्होंने रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स किए एंड ओसामा बिन लादेन को मार के वहीं पे वहाँ किल पे कर लेके दिया। चले गए। उसके बाद जो किया एंड विद इन 90 मिनट ऑपरेशन होता हुआ। स्पेशल ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि 90 मिनट्स या मैक्सिमम 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर खत्म होने चाहिए। अगर खत्म नहीं हुए तो आपकी जो सरप्राइज फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यू कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी आप हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसा ऑपरेशन हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी है। यस, हमारी कैपेबिलिटी है। हमारे पास नेवी के मरीन कमांडोज हैं हु कैन डू दिस ऑपरेशन एट सी। हमारे पास आर्मी के पैरा एसएफ हैं जिन्होंने किया था जो उरी उरी अटैक के उरी बारे में बात अटैक। किया, उन्होंने ऐसा किया था बट इतने हद तक नहीं किया था। लेकिन यस डेफिनेटली दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। वो स्पेशल ऑपरेशन था कि उनको बता दिया कि भाई घुस के मारेंगे। देन वी हैव नाउ क्रिएटेड अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द आर्मी दिस आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन and I was also one of the members who was instrumental in creating this force in terms of हमने भी काफ़ी एनालिसिस एग्जामिनेशन करके
लेटर बनाए थे, फाइल्स बनाई थी, तो आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो वो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है, उसमें मार्कोस के एलिमेंट है और उसमें पैरासिप की एलिमेंट है, उसके एयरफोर्स के गरुड़ के एलिमेंट है। ये तीनों साथ बैठ के काम करेंगे। इनके जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं वो बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है जो कि वो ऑपरेशन नेपच्यून पेयर हुआ था। अब ये बात अलग है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि क्या होता है ना कि इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस, इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। आपने 5-6 साल पहले बना दी है, इसके बाद इथॉस और कल्चर डेवलप करना है, क्योंकि मार्कोस की इथॉस अलग है, स्पेशल फोर्स आर्मी की अलग है, इनकी अलग है। सब चीज़ को कंबाइन करना है। एसेट जो आएंगे, एयरक्राफ्ट जो आएंगे, बाकी जो साइबर वॉरफेयर है उसके एलिमेंट्स आएंगे, स्पेस वॉरफेयर के एलिमेंट्स, स्पेस एजेंसी के एलिमेंट्स आएंगे, ये सबको एनटीआरओ के आएंगे, ये सबको जोड़ के एक साथ मिला के अगर आपको एक डिसाइसिव ऑपरेशन करना है, उसमें टाइम लगता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी है, लेकिन डेवलप हो रही है। क्या पता, मैं तो 4 साल पहले छोड़ दिया, क्या पता अब तक पूरी हो गई होगी। सो आई कैन से दैट येस, देयर इज अ कैपेबिलिटी व्हिच इज एग्जिस्टिंग फॉर वंडरफुल, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। वंडरफुल सर। वी हैव टॉक्ड फॉर अ वाइल नाउ, और हमने काफ़ी सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को भी टच किया। आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की, आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड बात की, स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में बात की, ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में बात की। सो द एपिसोड हैज़ बीन वेरी इनरिचिंग फॉर एवरीवन हु इज़ गोना वॉच दिस। अब जाते जाते एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आज आप 35 इयर्स इंडियन नेवी में सर्व करने के बाद, ऑफिसर रिटायर होने के बाद, एक सेकंड इनिंग्स अपनी खेल रहे हो कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद, हाउ डू यू सी सक्सेस टुडे एज? सक्सेस बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है सक्सेस, बिकॉज क्या आपके है लिए कि क्या है आज? हाँ, बिकॉज कई पहलू हो सक्सेस के। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने माइलस्टोन सेट किए हैं, आई वांट टू अचीव दिस, इस समय मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। अगर माइलस्टोन रिलेटेड हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, सो इफ़ यू आर अचीव देम, वो सक्सेस हो गया। बट मेरे मेरे ख्याल से सक्सेस, अगर आप सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े होके, बिफोर यू ब्रश योर टीथ, यू लुक एट द पर्सन हु इज लुकिंग बैक एट यू, एंड ही टेल्स यू कि टुडे आई यू कैन प्राउडली से दैट यू आर सक्सेसफुल मैन। क्योंकि आपने पिछले पिछले दिन जो आपने आइटिनरी सेट की थी, वो आप कर छोटी छोटी पाए? भी हो, वो उसको आपने सारी तरह कंप्लीट किया कि नहीं किया। आपने कहा कि मैं ऑफिस में आज ये काम करूंगा, इससे मेरे ऑफिस को या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होगा। क्या आपने काम किया कि नहीं किया? और क्या आपने अपना पूरा उसमें दम लगाया कि नहीं लगाया, पूरी जान लगाया कि नहीं लगाई? अगर आपने पूरी जान लगाई है और क्या बोलते हैं, बिल्कुल सेल्फलेसली अगर आपने काम किया है, देन यू आर सक्सेसफुल। एक तो ये डेफिनेशन है। सो सक्सेस फॉर मी इज इट्स ए डेली प्रोसेस, इट्स नॉट ए एंड गेम बाय इटसेल्फ, इट्स ए डेली प्रोसेस। एंड सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस लाइफ में क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न ओनली फॉर टू पर्पस, मेरे ख्याल से। और ये ईशा फाउंडेशन का मैं वो हूँ, डिसाइपल हूँ, तो वो भी कहते हैं कि फॉर प्रोक्रिएशन एंड सीकिंग हैप्पीनेस। प्रोक्रिएशन का हमारा टाइम तो चला गया, अभी हमारे हो गया प्रोक्रिएट, लेकिन सीकिंग हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर एबल टू सीक हैप्पीनेस, आई वुड से दैट you have been successful in life. And that seeking happiness can only be judged, आपके मरने से 1 मिनट पहले आप बता सकते हो कि मैं सक्सेसफुल लाइफ में हुआ कि नहीं हुआ। So this is my definition of success. It may not be the right definition, but I feel this is the definition of success. नो सर, राइट और रॉन्ग तो बहुत अगेन सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, एंड किसका राइट किसका रॉन्ग है, ये सब में उसमें पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। बट वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज़ कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज दे पाएँ ऑडियंस को, कि एज अ वेटरन आप कैसे देखते हो, कोई एज अ डॉक्टर कैसे देखता है, कोई एज अ एक्टर कैसे देखता है, क्योंकि जब डिफरेंट हमें लेंस मिल जाते हैं तो हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है लाइफ को लेकर। वन ऑफ द एम जो हमारे पॉडकास्ट का है, जो मेरा एक एम है, वो ये है कि हम लोगों को लाइफ का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे पाएँ, और जो उनकी करंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जहाँ पे वो थोड़े फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या किसी एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से खुद को सक्सेसफुल नहीं फील कर रहे हैं, बट जब उनके पास इतने सारे डेफिनेशंस होंगे, अब तक हमने तकरीबन 110 एपिसोड्स रिलीज़ कर दिए हैं, पता नहीं एपिसोड कब आएगा, तब तक और कितने हो जाएँ। तो हमने इतने एपिसोड्स रिलीज़ कर दिए हैं, तो इतने सारे लेंसेज दे पाएँ लोगों को, जहाँ पे वो अपनी लाइफ को अगर ए से नहीं तो बी तरीका, सी तरीका, डी तरीका, मतलब दे शुड फील दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दैट्स द आइडिया। Sir, on this note, I'd like to thank you for coming on the Journey Within podcast. It was so great talking to you. Thank you very much. I also enjoyed it, and मुझे आशा है कि जो हमने डिस्कशन किया, काफ़ी लेवल्स पे हमने डिस्कशन किया है, कि आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा और कुछ सीख मिलेगी शायद। नहीं Thank सर, you very बिल्कुल much. डेफिनेटली होगा ऐसा।
थैंक यू एंड एट दिस पॉइंट आई वांट टू थैंक द व्यूअर्स ऑल्सो जो अब तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं। आई एम श्योर इसका यही मतलब है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, इस कॉन्वर्जेसन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है कि इस कॉन्वर्जेसन से उनकी कुछ मदद होगी, कुछ सीख पाएंगे या इसको एंजॉय कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं हर वीक आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लेकर आती रहूं। और सर की तरह और भी जो ऐसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड एक अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स, उनको बुलाकर आपके लिए द जर्नी विद इन को एनेबल कराती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो फार एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।